आपको तो पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय द एन, द सैंपल साइज का स्क्वायर रूट। तो 500 डिवाइडेड बाय द कितना आ रहा है ये, हाँ इसका स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है आपको। कहाँ यार सारे लोग क्या कर रहे हो, बिल्कुल एकदम। एक काम करो, मुझे इसका बताओ, बिल्कुल एक तरफा सुनना अच्छा नहीं है। अगर हम बोलेंगे पॉपुलेशन मीन तो वो भी आप सुनते रहेंगे, अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन बोलेंगे तो वो भी आप सुनते रहेंगे। ज़रा जाग जाओ और तेज़ी से मन लगाओ। क्या फार्मूला था स्टैंडर्ड एरर का? कहाँ है वीडियो सचिनो? गुड मॉर्निंग हो चुकी है, जल्दी से बताइए क्या था स्टैंडर्ड एरर का अंडर फार्मूला? रूट एन। यस, अंडर रूट एन और न्यूमरेटर। सर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन Okay, standard deviation of the population. So standard deviation of population what is given? It is given in the question. क्या दिया है वो? 1। ठीक। तो जागते रहो, मीन बोल के कोई वैल्यू हम बोल देंगे, लिखवा देंगे। प्लीज सारे लोग सजग रहो यार, अब तक आपके वो आ जाने चाहिए थे। नहीं सर, इसमें ऐसा होने वाला है। तो 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 36 इज 1 डिवाइडेड बाई 6। तो स्टैंडर्ड एरर आपको मिल जाएगी। जल्दी से कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करिए। 1 डिवाइडेड बाई द 6, तो स्टैंडर्ड एरर जीरो पॉइंट जीरो हाँ पॉइंट यस, वो वन सिक्स सिक्स 0.166, तो राउंड ऑफ कर लो आप, 17 कर लो या 166, जिससे भी तो कोई इशू नहीं है उसका। अब आपको ये देखना है कि उसने 10% सिग्निफिकेंस बताया है, तो 10% का सिग्निफिकेंस ऑन द वन टेल टेस्ट इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनता है? टेबल जल्दी से निकाल लीजिए। जो मैंने टेबल भेजी है उसमें वन टेल के हिसाब से हो तो ठीक, नहीं तो आप अपना उसको सर्च करो जल्दी से और मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या बनेगी। जैसे आप उसमें निकालते थे ना 95% के लिए 1.96, ठीक है ना, टू टेल टेस्ट है। तो अब तो ये 10% है, तो 10% में और टू टेल टेस्ट नहीं है, वन टेल है, बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है ना, ये 10% अगर टू टेल में होगा तो 5-5% का रीजन ले रहा होगा। तो जल्दी बताइए, निकालिए फटाक से। इसका एरिया बताइए कितना होगा इन द टर्म्स ऑफ न्यूमरिक। मैं भी ढूंढ ले रहा हूँ आपके साथ। कुछ लोगों के सोल्यूशंस हैं, उनको तो बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या एरिया कवर करेगा वन टेल टेस्ट में? जल्दी से डालो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वन टेल। मिला बेटा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वन टेल टेबल, वन टेल टेस्ट। कितनी वैल्यू ढूंढनी है हम लोगों को? एरिया बोलो बेटा, कितना आएगा? भूल गए लग रहा है आप लोग सारी बात। प्लीज एनीबॉडी, व्हाट इज द एरिया? जैसे आप 95% के टू टेल टेस्ट में 1.96 ढूंढते थे, मैंने आपको बताया था कि वो जो टेबल है उसमें आप 1.9 में आगे जहाँ 06 है वहाँ चले जाइए, तो 1.96 एरिया 95% को कवर कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर 50% था एक साइड में, तो दैट वाज 0.4750। उसको आपने डबल करके 95% बनाया, और वर्टिकली 1.96 से और ऊपर हॉरिजेंटली से 06 से जाकर के जो भी मैट्रिक्स या सेल डेवलप हुआ उसकी वैल्यू में आपने 0.4750 को ढूंढा, क्योंकि वो आइदर साइड ऑफ था, तो डबल होकर के 95% हो गया था। द वैल्यू विल डिसाइडेड दैट द वैल्यू इज इन द टर्म ऑफ नंबर्स इज 1.96। क्लियर? तो ये जो 1.96 आपने ढूंढा था, अब आपको वो बोलना है कि ये वन टेल टेस्ट है। बोल रहा है ना कि उनकी शिकायत आ रही है कि ये कम भर रहा है, तो हमें एक ही तरफ देखना है, दूसरी तरफ नहीं देखना है।
अगर वन टेल टेस्ट है और उसने आपको कोई वैल्यू तो दी नहीं, क्वेश्चन ने बोल दिया 10% सिग्निफिकेंस लेवल है, तब इस 10% सिग्निफिकेंस लेवल के हिसाब से आप कैसे ढूंढेंगे इसको? वन टेल यानी एक ही तरफ, सारा का सारा 90% अब एक साइड पे है, दो साइड पे नहीं है अलग अलग। दो साइड पे होगा तो हमारी वो वाली टेबल काम करेगी जो हमने आपको पिक में भेजी है, ठीक है ना, वो काम करेगी, क्योंकि उसमें आपने आइदर साइड में 50-50% करके 1.4750 करके 95% उसको डबल करके बनाया था। याद है सबको यहाँ तक? प्लीज रिस्पॉन्स करते चलिए, याद है सबको यहाँ तक? यस तो अब जल्दी से टू वन टेल टेस्ट के हिसाब से आप इस पर सर्च करिए, ये देखिए जल्दी से उस पर डालिए वन टेल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वन टेल टेबल, ऐसे करके डालिए उस पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वन टेल टेबल। तो जब बेटा ये आप डाल दोगे तो कई सारी नीचे वो इमेजेस बना के आपको देने लगेगा, तो जब आप उसमें पहली इमेज कोई भी उस पर खोल लीजिए। अब आपको वैल्यू कितनी चाहिए? 90% एक्सेप्टेंस रीजन है आपका, ठीक, 90%। जैसे उसमें 95 था, क्योंकि 10% बता रहा है वो कि सिग्निफिकेंस लेवल है, मतलब 90% आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। अब आपको इसमें 10% के हिसाब से, सॉरी 90% के हिसाब से ढूंढना है। अब आपको इसमें ये ढूंढना होगा, इसको बड़ा कर लीजिए, कि 90% एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है। जैसे उसमें हम लोग 95 ढूंढ रहे थे, समझ आ रहा है सबको? ओके, तो अब आप ये देखोगे कि वर्टिकली, पहले तो बताओ ये टेबल आपको खुल गई, मिल गई? प्लीज। Yes, sir. हाँ मिल गई है, तो आप उस पर जो वर्टिकली आप, अब आपको ढूंढना है इसमें एग्जैक्ट 90% या उसके वेरी नियर बाई वैल्यू किस सेल में है। जैसे आप उसमें 95 को आपने आधा किया था और 0.4750 को आपने सर्च किया था इन द टेबल। अब आप इसमें सर्च करिए कि एकदम एग्जैक्ट 90% या उसकी बहुत नियर बाई वैल्यू आपके लिए कहाँ पर है, इन द सेल्स, जो भी आपको सेल दिए हुए हैं इसमें कहाँ पर है। तो हम लोग इसको जरा ढूंढते हैं और देखते हैं, तो ये मुझे सबसे नियर बाई वैल्यू मिल रही है, दैट इज 8997, और इसका रेस्पेक्टिव सेल बनेगा ऊपर की ओर है 0.08, और वर्टिकली आपको मिलेगा 1.2। तो ज़रा 1.28 मतलब 1.2 ऑन द वर्टिकल लाइन एंड 0.8 ऑन द हॉरिजेंटल लाइन। जब इसको आप ढूंढोगे तो आप पाओगे कि द corresponding सेल जो डेवलप हो रहा है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ दिस 1.2 एंड द 0.08, तो जो इंटरसेक्शन से जो सेल क्रिएट हुआ इस मैट्रिक्स का, उसमें आपको वैल्यू मिलेगी 0.8997, विच इज़ वेरी नियर बाई टू द 9, मतलब 90%। तो आपके लिए वैल्यू क्या डिनोटेड हो गई यहाँ पर? 1.28। इज इट ओके? ये बात क्लियर है? प्लीज बेटा Yes, जल्दी से sir. हाँ, तो आपको पॉइंट वैल्यू मिल गई 1.28। अब आप अपना कैलकुलेशन लगाइए और इसके साथ मैच कराइए, मतलब इसके अंदर आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, इसके बाद आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। यही सिग्निफिकेंस लेवल है। जैसे आपने उसमें टू टेल टेस्ट में 5% के लिए 1.96 आप ढूंढ लेते थे, तो ये वन टेल टेस्ट है, इसमें वो टू टेल वाली टेबल इस्तेमाल नहीं होगी, इसीलिए ये एक्सेप्शनल टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको डाला कि सबका फ़र्क अलग अलग समझ आ जाए। तो जल्दी से अब आप अपना सीधे से जो आपका फार्मूला है वो रन करा दीजिए। आपका फार्मूला है कि ये जेड टेस्ट जो आपका होता है, दैट इज इक्वल टू टेस्ट स्टैटिक वैल्यू इज इक्वल टू mean of the sample minus the mean of the population divided by the standard error। तो उसने अब आपको मीन बताया है, लोगों की शिकायत थी कि कितना भरा जा रहा है 499, तो यही मीन वैल्यू हो गई आपकी पॉपुलेशन की। तो 499 माइनस, और आपका म्यू इस पॉपुलेशन का क्या है 500 आपका एक्सपेक्टेड है, दैट इज द स्टैटिस्टिक्स वैल्यू।
तो उसको आप माइनस करो 500 को और डिवाइड करो स्टैंडर्ड एरर जो आपने खोज ली है, दैट इज 0.6, कितनी थी, हाँ ओके सॉरी 0.17। तो आपको वैल्यू कितनी मिलने वाली है, प्लीज इस वैल्यू को कैलकुलेट करके बताइए। यहाँ प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंस होगा, जो आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसमें प्लस और माइनस का बहुत इंपॉर्टेंस होगा। तो अगर माइनस का साइन है तो इग्नोर ना करें उसको आप, ठीक। तो आपको वैल्यू मिलेगी, प्लीज क्विक, -5.882. ओके माइनस 5.88 मीन समथिंग माइनस 0.6, क्लियर। तो अब समथिंग पॉइंट माइनस Yes. माइनस 6 जो आपकी आई है, ए, अब ये जो आपने निकाला था, ध्यान दीजिएगा 1.28, इसकी बेटा लोकेशन कहाँ थी, हमारा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, प्लीज ड्रॉ दैट नॉर्मल कर्व। ये किस पर लाई करता है, ऑन बेसिस ऑफ द पोजीशन, ऑन बेसिस ऑफ द पोजीशन। तो इसकी पोजीशन कहाँ थी, 1.28 की, माइनस पर थी ना, 1.28 माइनस पर था, क्लियर। अब आपका आया है Yes. 0.6 माइनस का, इसका मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है वहां से, तो ये 1.28 के अंदर नहीं आ रहा है। और ध्यान दीजिएगा, आपको लगेगा माइनस का ये जो 1.28 है और माइनस का 0.6 तो इसके अंदर आ जाना चाहिए, इसे एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। आर यू गेटिंग, आपको तभी बात समझ आएगी जब आप इसको ड्रॉ कर लो। जब आप इसको ड्रॉ करोगे तब आपको समझ में आएगा कि 1.28 पर जहां हम खड़े हैं, यहाँ तक तो हमारा पूरा एक्सेप्टेंस रीजन है, मतलब ये 1.28 क्या है, डिविएशन फ्रॉम द मीन ही तो है ये सारा खेल। तो ये जो 1.28 डिविएशन है फ्रॉम द मीन लेफ्ट साइड के लिए, इसके ऊपर चले वैल्यू, यानी 1.28 से ज्यादा हो या आगे प्लस में चलती चली जाए, देन इट इज एक्सेप्टेड, बिकॉज रीजन तो आपका इधर ही क्रिएट होगा ना। आपने मार्कर कहाँ डाला, ये अगर हमारा नॉर्मल टेबल है तो लेफ्ट साइड पर ही तो डाला है। तो लेफ्ट साइड पर जहाँ पर ही वो डिविएशन 1.28 आया, मतलब माइनस का डिविएशन है, तो उससे वैल्यूज ज्यादा हो तो हमारे एक्सेप्टेंस रीजन में आएंगी, वरना वो शेडेड रीजन है जो उसके नीचे है। और हमारी वैल्यू कितनी आई है इसमें, -0.6, मतलब हम बहुत टेल पे ये है, बहुत टेल से शुरुआत हो रही है इसकी। अगर हम पिक्चर में इसको लोकेट करें, मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है मींस द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, और इसको एक्सेप्ट करने का मतलब है द क्लेम मेड बाय द customers that the cups are not fulfilling up to the standard of 500 ml is to be found correct and machine is not properly working. Is it clear? Yes. Is it clear? ये क्वेश्चन मैंने लिया इसीलिए कि इसकी जो पॉइंट ये -6 की वैल्यू है, ये आपको कंफ्यूज करेगी कि यार ये तो 1.6 के अंदर आ रहा है, उससे छोटा है। बहुत ध्यान रखिएगा, माइनस का 1.28 के रीजन में, अब हमारा रीजन क्या होगा, 1.28 से हम आगे बढ़े। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, इसीलिए आप पिक्चर जरूर बनाइए जब भी इस क्वेश्चन को कभी लगाना पड़ जाए, और फिर एक्सेप्टेंस रीजन डिसाइड करिए, मतलब 1.28 से ज़्यादा की वैल्यूज़, क्योंकि ये डिविएशन है, मीन से दूरी है, और उसके बाद प्लस की वैल्यूज में जो जो हमारे टेस्ट स्टैटिक आएंगे वो तो एक्सेप्ट हो जाएंगे, लेकिन जो 1.28 से नीचे आएगा, माइनस में है, नीचे आ रहा है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। देखने में आपको लग रहा होगा कि यार ये तो माइनस का 1.6 है, सॉरी 6 है, ये तो -1.28 से कम है, इसको तो ले लेना चाहिए, ठीक। तो ये बात क्लियर हुई, प्लीज जिसको भी डाउट आ रहा हो तो वो जल्दी से अभी इसको पूछ के यहीं पे सेटल डाउन कर सकता है। इज देयर एनी क्वेरी? No, sir. ओके, तो अब इसके बाद में अगली बात है आपके लिए कि ये अब टू टेल हो जाएगा, कि जब उसे ये देखना होगा कि ना ओवरफ्लो करे और ना ये कम भरे। तो अब टू टेल की भी टेबल आपको देखनी आती है, उसका 90% ढूंढ लीजिएगा,
कि क्या वैल्यू है, उस हिसाब से अपना टेस्ट अप्लाई कर दीजिएगा और देखिएगा क्या उसमें फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, वो आपका रिजल्ट आना चाहिए। प्लीज़ इसको करके मुझको भेजो ज़रूर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप देखोगे कि जो टेस्ट की आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 90% की टू टेल टेस्ट में, वो डिफरेंट हो जाएगी वन टेल टेस्ट से। ठीक, तीसरा आपका राइट टेल हो जाएगा कि वो ये चाहता है कि ओवरफ्लो ना करे। ठीक, तो इन तीनों तरीकों से आप देख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। और जो चाहता है कि ये ओवरफ्लो ना करे, इस केस में आपको प्लस का 1.28 मिल जाएगा, क्योंकि टेबल तो वही काम करेगी। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, टू टेल आपको करना रहेगा अभी। तो उसमें प्लस का 1.28 मिल जाएगा, इतना ही फर्क आएगा। क्योंकि जब आप माइनस में, तो माइनस का साइन आपको डिनोट करना पड़ेगा, टेबल नहीं बता रही है आपको कि आप जो है 1.28 के लिए माइनस लगाइए या प्लस लगाइए। दैट इज वाई आई एम जस्ट अगेन एंड अगेन कंपलिंग यू टू मेक द पिक्चर while सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्योंकि ये आपको वो जगह बताएगी कि हम माइनस लगाएं कि प्लस लगाएं अपने डिविएशन में। टेबल तो आपको रैंडम वैल्यू डायरेक्ट दे देगी 90% की, तो 90% की वैल्यू आपने ढूंढ ली 1.28। अब उसको प्लस में डालना है कि माइनस में डालना है, दैट इज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन एंड एज पर योर डिसीजन। क्वेश्चन को पढ़ के अब आप डिसीजन लेना है इसकी 1.28 को हम किधर डालें, प्लस में या माइनस में। क्लियर? जब आपका राइट टेल टेस्ट है कि 500 के ऊपर ना जाए, तो यही 1.28 आपका प्लस का बन जाएगा। और जब आपका प्लस का बन जाएगा और यही टेस्ट स्टैटिक आपको अप्लाई कर लिए, तो फिर वही मिलेगा -0.6। तो ये सारा का सारा आपका इधर है। अब आपके लिए रिजेक्शन लेवल राइट हैंड साइड वाला था, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर? ये एक्सेप्ट हो जाएगा। आप तो वो चाह रहा था कि हम 500 से ज़्यादा ना भरें। आपका पहला टेस्ट बोल रहा है कि ये 500 से कम है, उसी को राइट टेल भी आपका सेटिस्फाई कर देगा कि हाँ ये 500 से कम है, हमारी हाइपोथेसिस ठीक है। इजंट इट? तो ये राइट और लेफ्ट टेल से जो रिलेशन में बातें क्रिएट होती हैं, वो डिस्कस हो गई। टू टेल आप खुद लगाएंगे, फिर उसके बाद बात होगी। अब मैं सीधे सीधे एक क्वेश्चन आपके लिए जो पड़ा हुआ है टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये सारा का सारा आप लोग करके मुझको भेजो। इसको आप शॉर्ट असाइनमेंट समझो, मैंने असाइनमेंट का नाम नहीं दिया है। और थ्योरेटिकल असाइनमेंट भी मैंने आपको ज़्यादा इसलिए नहीं दिए कि आई विश कि उनको आप प्रिपेयर कर सकते हो, पर इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये आप करके मुझे भेजिए। दैट इज़ द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं देख रहा हूँ कि रिस्पांस बहुत सिमिलर है, कितनी भी अच्छी क्लास में रिस्पांस आ रही हो या अटेंडेंस हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन द टर्म्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट एंड इन द पेपर्स, वो रिस्पांस बहुत कम है। खाली मुझे केवल 2 रिस्पांस आए। ठीक, तो ये आपके ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। तो प्लीज़ जो भी आपको दिया जाता है उसको आप भेज दीजिए देर से देर तक, जल्दी से जल्दी। टाइमली देर हर चीज़ का अपना अपना फिर देखने का नज़रिया है। तो आप जल्दी से इसको भेजें, तो प्रैक्टिस होगी यार। मेन मोटो तो ये है, अगर प्रैक्टिस होगी तो इन द केस एग्ज़ाम में अगर धोखे से भी आ जाता है, तो आप अच्छी पोजीशन पे अपने आप को पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, काई स्क्वायर पे आएंगे से। तो स्टूडेंट टेस्ट भी आपके लिए बहुत इजी है, और उसमें भी वन टेल टेस्ट है वो, कि वो कितने लोग इससे कम होंगे हाइट से। ठीक, तो स्टूडेंट की टेबल में आप टू टेल की जगह वन टेल वाली वैल्यू के हिसाब से ढूंढे। इसके लिए मैं उस क्वेश्चन को मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। ठीक है ना, कि जिससे आप भी तो कुछ करके उसको देख पाए, फिर तो मैं डिस्कस कर दूंगा कल की क्लास में। ओके, तो उसको आप लोग अपनी तरफ से करो। और उसको जो आपने टेबल जो हम लोगों ने उस दिन देखी थी ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में उसमें निकालना होता है, तो उससे आप देखेंगे उसको। क्लियर है? उससे आप उसको देखेंगे और वन टेल वाली वैल्यू को ढूंढेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। अब हम लोग बात कर रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट की। तो कई दफ़ा अगर हमको ऐसे टेस्ट चलाना और हमको पता भी नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज टेस्ट ऑफ द स्टार्स इज द काई स्क्वायर टेस्ट। क्योंकि हमको पता नहीं होता रैंडमली कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो जिस पे हम काम करने जा रहे हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, कुछ पता नहीं है। ठीक ना? जब हमें पॉपुलेशन ही के विषय में पता नहीं, तो फिर मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन तो दूर की बात हो गई। इन सारे केसेस में आपके लिए जो टेस्ट आके आपकी मदद करता है, वो मदद करता है, दैट इज द काई स्क्वायर।
थोड़ा सा मैंने कल इसको डिस्कस भी कर दिया था आपके लिए। तो जल्दी से हम लोग क्या देखेंगे इसमें, ऑब्जर्व्ड वैल्यू वर्सेस द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक वैल्यू आपकी ऑब्जर्व्ड है और एक आपकी एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड, ऐसे भी आप बोल सकते हो इसको। तो ये जो आपने निकाली, एक्चुअल वर्ड जल्दी स्टार्ट में इसलिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है कि जिसको हम बहुत न्यूमेरिक टर्म्स में एक्चुअल समझ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनी सर्वे। तो जर्नल और अच्छा वर्ड ऑब्जर्व है वही इस्तेमाल करिए, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ एरर की गुंजाइश हर जगह छोड़ी जाती है, at the time of sample size and at the time of collection of the data and converting such data into the numeric form। तो ये इस जगह सब जगह पे भी थोड़ी थोड़ी एरर की गुंजाइश होती है। तो अच्छा वर्ड इजी स्टूडेंट के लिए ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, यही आप बोले या लिखे इस्तेमाल करें। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से, और डायरेक्ट आपको हम एक इलस्ट्रेशन पे लेके जा रहे हैं जिस व्यक्ति का आपके पास पढ़ा हुआ है, तो उसको फटाफट देखिए और समझिए, क्योंकि उसके नीचे जो दूसरा क्वेश्चन लगा है ये आपको करके भेजना है। ठीक, इलस्ट्रेशन आपको जो दिख रहा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट को समझेंगे। आपके लिए जो काम होगा वो ये होगा कि नीचे उसके जो एक इलस्ट्रेशन लगा हुआ है उसको आपको सॉल्व करके भेजना होगा आज। चलिए अब जल्दी से आगे देखते हैं हम लोग कि 4000 वर्कर इन ए फैक्ट्री एक में काम कर रहे हैं, 4000 वर्कर्स, according to the disciplinary action taken by the management of the factory and their promotional experiences। अब ये दो तरीके के आपके पास वेरिएबल्स बन रहे हैं कि प्रमोशनल एक्सपीरियंस वर्सेस डिसिप्लिन एक्शन। कुछ लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, ठीक, और क्या इस दंडात्मक कार्यवाही का या लोगों की गलती का ना करने का प्रमोशन के साथ कुछ रिलेशन है। ये टेस्ट जब हम इसको टेस्ट के थ्रू करें, क्योंकि अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि हमारा ये वर्कर है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, ठीक, या इसका मीन भी नहीं पता, हम उसमें से सैंपल नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। हम तो दो अलग अलग वेरिएबल्स को ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट मिला रहे हैं, वेदर दे आर एसोसिएटेड और नॉट। तो इसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है दैट इज द एसोसिएशन, दो वेरिएबल्स के एसोसिएशन को बताता है, ठीक। दूसरा गुडनेस टू फिट बताता है कि वेदर एनीथिंग इज विल गोइंग टू बी applied on any variable, there is any impact on the other variable। तो गुडनेस ऑफ फिट इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिश्तेदारी है। अब अगर हम किसी के आपस के बीच के संबंध को ढूंढ रहे हैं तो साथ ही साथ हमको क्या मिलता चला जा रहा है, उन दोनों के बीच आपस की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, तो इसलिए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। तो ये तीन चार नाम आपको इसके मिलेंगे। व्हाइट इज टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, कि अगर इन दोनों में ये प्रूव आ जाता है कि संबंध नहीं है तो आप क्या बोलोगे, भाई ये स्वतंत्र है ये स्वतंत्र है, इनका रास्ता अलग इनका रास्ता अलग, तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी है ये। फिर अगर ये बोला जाए कि नहीं यार इनका ऊपर अगर ये असर पड़ता है तो इसका इससे कुछ संबंध है, इस चीज को अगर डाला जाए तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन बनता है, तो गुडनेस टू फिट, कहाँ तक फिट हो रहा है वो, गेटिंग, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, ये सारे इसके नाम बनते हैं। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी की उनके बीच में समानता कितनी किस तरीके की है, समरूपता, ठीक। तो ये कुछ इसके फर्दर आपको बुक्स में या कहीं भी आप सर्च करोगे तो नाम मिलते चले जाएंगे। कोशिश की है मैंने कि उसको थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। तो ये एग्जांपल आपके लगा हुआ सामने लगा हुआ है, और ये दोनों वेरिएबल अपने आप में बिल्कुल अलग अलग हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन एक बिल्कुल अलग प्रकार का वेरिएबल है और प्रमोशन किसी का होना एकदम अलग वेरिएबल। अब आपको देखना है कि इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है, तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। जो लोग नॉन ऑफेंडर थे, जो गलती नहीं करते थे, उनके ऊपर तो डिसिप्लिनरी एक्शन का कोई काम नहीं है। तो आपने ये पाया कि उसमें से 300 लोग प्रमोट हो जाते हैं, और जो उनमें से प्रमोट नहीं हो पाते वो 900 है, और इनका टोटल बन रहा है 1200। जो ऑफेंडर्स हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि जिसके कारण उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो, डिसिप्लिनरी एक्शन के वेरिएबल को हम इसी में तो देख सकते हैं यार कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको दिया जाए और कितने ऐसे हैं कि जिनको ना दिया जाए, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। तो जिन्होंने गलती नहीं की उसमें से 300 लोग प्रमोट हो गए,
जिन्होंने गलती नहीं की उसमें से 900 लोग प्रमोट नहीं हो पाए। ये एक डेटा बना आपका। दूसरा बन गया कि जिन्होंने गलतियां की, जिनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हुए, ये मान लीजिए आप, उसमें से 100 लोग प्रमोट हो पाए और 2700 प्रमोट नहीं हो पाए। इसका टोटल बना 2800। अब अगर इस तरीके की मैट्रिक्स मिलती है तो आपको इन सारे के टोटल लगाने पड़ेंगे। ठीक, जल्दी से देख लीजिए। प्रमोटेड का टोटल 400, नॉन प्रमोटेड का टोटल 3600। टोटल तो आप लगा ही लेंगे, उसका मुझे डिस्कस नहीं करना है। अब आपके लिए अगला स्टेप क्या है, जल्दी से फटाफट से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आप इसको कन्वर्ट करो कि एक्सपेक्टेड क्या बन रहा है। ये तो ऑब्जर्व्ड है, ये तो डेटा आपको मिल रहा है, ये तो आपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से निकाला है। तो देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को आप जब ढूंढेंगे तभी तो आप मैच करा पाएंगे, तभी आपका फॉर्मूला रन होगा। ठीक, तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के केस में, नॉन अफेंडर के केस में आपको क्या क्या चीज वैल्यूज लेनी है? टोटल ऑफ दैट कॉलम। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए लिख लीजिए कहीं पर भी या अच्छे से समझ लीजिए। टोटल ऑफ दैट कॉलम जहाँ की आपको निकालनी है। ठीक, एंड टोटल ऑफ दैट रो को मल्टीप्लाई करेंगे आप उसमें, दैट इज द न्यूमरेटर। टोटल ऑफ कॉलम एंड द टोटल ऑफ रो का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय द होल टोटल, मीन्स द सम टोटल ऑफ रोज एंड मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम, इससे डिवाइड करेंगे आप तो आपको मिलेगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जिन्होंने भी थोड़ा मैट्रिक्स पे काम किया उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये क्या ढूंढा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, अब आप इसमें ऑफेंडर्स का भी देख लीजिए जल्दी से, क्या है टोटल ऑफ दैट कॉलम 400। अब उस रो का कॉलम लेना है, ऑफेंडर की रो का, इसका मल्टीप्लाई कराना है और डिवाइड बाय द सम टोटल। तो आपको एक केस में मिल गया 120, दूसरे में मिल गया 280। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये जो नई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है आप, इनका भी टोटल कॉलम वाइज वही निकलेगा सम टोटल जो आपके ऑब्जर्व में होगा। कभी धोखे से कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाएगी तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। इज द सम टोटल ऑफ द कॉलम, आप दोनों को मिला के देख लो 400 ही आ रहा होगा। होता ना, हमने कभी लगाया और जल्दी में कुछ बटन गलत दब गया या हम ध्यान नहीं दे पाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रोज के कॉलम हैं उनका टोटल आप एक्सपेक्टेड वर्कआउट करोगे तो चेंज नहीं होगा। जैसे ऑब्जर्व में 300 प्लस 100 400 था, तो इसमें भी 120 प्लस 280 आपको 400 ही मिलेगा। अगले पे आ जाइए आप। ठीक, अगला क्या है आपके लिए? नॉन प्रमोटेड। अब इसमें भी वही काम आपको करना है। ठीक है, टोटल ऑफ दैट कॉलम मल्टीप्लाई बाय द टोटल ऑफ दैट रो डिवाइडेड बाई सम टोटल। यही दोनों में कर दें आप तो आपको वैल्यूज जो मिल गई हैं वो मिल जाएंगी। कैलकुलेटर साथ में काम करते रहिए, इसको क्रॉस चेक करते रहिए, इसी बहाने आपकी एक हैबिट भी बनेगी। तो इन वैल्यूज का भी आप टोटल लगा लीजिए और देख लीजिए क्या 3600 आ रहा है। आ रहा है तो आपको क्रॉस चेक करने का पूरा अंदाजा हो गया। 1, रो का कॉलम भी सेम आना चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में। कहीं भी आप गलती करोगे तो ये मानी सी बात है, अगर वो मैट्रिक्स बनी हुई है तो अगर रो गड़बड़ हुई तो आपके लिए कॉलम गड़बड़ हुआ तो रो भी गड़बड़ हो गई। इसको चेक कर लीजिए आप, क्या वही सारे टोटल आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। बिकॉज कहाँ से आपने निकाला है? टोटल ऑफ द रो एंड द टोटल ऑफ द कॉलम से निकाला है। एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व के कारण चेंज हो गया, पर उन टोटल को तो मैच करना चाहिए। ये आपकी बन गई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब आपको फॉर्मूला रन करा देना है काई स्क्वायर टेस्ट का। तो अगर आपने मेरे बताए हुए हिसाब से कल से इसको थोड़ा बहुत देख लिया होगा तो फार्मूला याद हो गया होगा आपको, नहीं तो आप लिख लीजिए जल्दी से। तो फार्मूला आपका बन जाएगा सम टोटल ऑफ
सम टोटल ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एफ ओ एफ ई भी कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, कहीं पर ओ माइनस ई भी लिखा मिल जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक, एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई, इसका सम टोटल। अब आपको जल्दी से सर करना क्या है? यस सर फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए। रिपीट करें बेटा, चलो। पाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम टोटल, ब्रैकेट ओपन, बड़ा ब्रैकेट, फिर न्यूमरेटर में छोटा ब्रैकेट, एफ ओ माइनस एफ ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ई और बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक, फिर से रिपीट कर दूं एक बार और। सब आप लगाइए, सम टोटल, बड़ा ब्रैकेट, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ओ से आप डिनोट कर सकते हो, ओ माइनस ई न्यूमरेटर में आएगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, और इसको आप बड़े ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। तो एफ ओ आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और एफ ई आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है और ई भी आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। इतनी बात हो गई आपकी। अब आपको दो तरीके हैं, एक तो जो ये क्वेश्चन दिखा रहा है आपको, इस मेथड से भी आप कर सकते हो कि हर सेल की रेस्पेक्टेड जो भी सोल्यूशन इसने आपको दिया है, हर सेल की रेस्पेक्टेड आप निकालते चले जाओ, तो बात तो वही हो जाएगी सम टोटल। भाई सम टोटल मतलब हर काम को आपने अलग किया, उसका पूरा टोटल कर दिया। इन्होंने भी यहाँ पे यही किया कि एक एक एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पर फार्मूला अप्लाई किया। देखिए आप ध्यान से, 300 माइनस मतलब क्या हुआ, एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई द एफ ई, 300 माइनस 120 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 120। तो एक पे कर दिया और फिर उसको प्लस कर दिया दूसरे से, फिर तीसरे से कर दिया, तो ये सम टोटल हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कॉलम वाइज कर दीजिए, एक कॉलम में अलग से टेबल वाइज, जैसे आपने ये वर्कआउट कर ली तो एक टेबल में आप लिख दीजिए कि आपकी ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, एक कॉलम में दूसरे में लिख दीजिए एक्सपेक्टेड क्या है, फिर तीसरा कॉलम बना लीजिए एफ ओ माइनस एफ ई का, चौथा कॉलम बना लीजिए एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर, और पांचवा कॉलम बना लीजिए एफ ओ माइनस एफ ई के होल स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए एफ ई से, तो भी ये रिस्पेक्टेड वैल्यूज जनरेट होंगी जो आपने की हुई है, और नीचे उनका सम टोटल, और जो वैल्यू आए उसको, जो काई स्क्वायर की गिवन वैल्यू है एट द फॉर द सिग्निफिकेंस के अगेंस्ट में, ये भी एक टेबल होती है, तो इस पे जो आप गिवन वैल्यू हो उसके हिसाब से आप उस टेस्ट को पास या रिजेक्ट कर दीजिए। गेटिंग? हाँ, काई स्क्वायर के टेबल की भी एक चर्चा आपसे कर ले, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल काम है इसके लिए तो आपके आगे क्वेश्चन लगा हुआ है, आप आसानी से इसको देख लोगे और समझ लोगे। काई स्क्वायर टेबल की जो बात है ये पॉजिटिवली स्क्विड टेबल होती है, कि कभी आपको इसके ऊपर एक दो लाइन लिखनी पड़ जाए या कुछ हो जाए तो आपको पता हो ये पॉजिटिवली स्क्विड टेबल होती है। और पॉजिटिवली स्क्विड जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो पढ़ रहे थे क्या होता है कि जिसकी राइट टेल छोटी होती है, तो अगर कोई भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिखाई दे कि जिसकी पीक्स तो हैं, हल्का कुछ माउंटेन जैसा बना और उसके बाद वो ढलान पकड़ ली उसने ऑन द राइट साइड, तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, पॉजिटिवली स्क्विड टेबल। तो ये जो पॉजिटिवली स्क्विड टेबल होगी, ये काई स्क्वायर का टेस्ट इस पर ही होता है, काई स्क्वायर टेबल इसी पे ही बनती है। ठीक, नंबर वन। दूसरी बात, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपने स्टूडेंट टेस्ट में अप्लाई किया उससे निकालने का तरीका अलग है, उससे निकालने का तरीका अलग है। ठीक है ना? इस क्वेश्चन ने तो आपकी पूरी मदद कर दी, उसने कई सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको दे दिए हैं ऑलरेडी, और उनके हिसाब से 5% की वैल्यूज भी आपको दे दी है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने उसमें वो आपको कुछ वैल्यूज दे दे और बोले कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दीजिए फॉर द पर्पज ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, तब आप क्या करोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं इस बड़े क्वेश्चन से एक छोटी चीज की ओर आपको ले जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ वो दे दे कि ये ऐसी ऐसी ये यही दे दे कि ये जो आपकी बनी हुई है
ये जो टेबल आप देख रहे हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन वर्सेस प्रमोशनल एक्सपीरियंसेस, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वर्कआउट करके बताइए। तो आप क्या करने वाले हो, जल्दी से लिखो। डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना है आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द काई स्क्वायर टेस्ट इज इक्वल टू कॉलम -1 एक ब्रैकेट में इंटू रो -1। जितने उस टेबल में आपको कॉलम मिल रहे हैं, गेटिंग -1 अगेंस्ट द रो -1। जितनी रो मिल रही है, तो आपको इस टेबल में कितने कॉलम और कितनी रो मिल रही है? दो 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 सर कॉलम है ना। रिपीट कर दे। रिपीट करें, ओके। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपका फार्मूला होगा कॉलम -1, यानी जितने कॉलम आपके पास हैं इन द गिवन प्रॉब्लम, उससे करिए -1, एक ब्रैकेट बन गया। यस दूसरा सर। रो -1, कितनी रो है उसमें? -1। तो इस केस में आपके पास दो कॉलम है, तो 2 -1 एक ब्रैकेट में आएगा। रो भी आपके पास दो है, तो 2 -1, तो 1 इंटू 1। तो यहाँ पर आपका डिग्री फ्रीडम कितना हो गया? 1। ओके, यहाँ पे आपका डिग्री फ्रीडम कितना हो गया इस प्रॉब्लम में? 1। अगर इसी में रो और कॉलम डिफरेंस होते तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका चेंज हो जाता। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्टूडेंट वाले यस टेस्ट अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ढूंढना होता था तो हम n-1 कर लेते थे, सिंपल। यहाँ पर आपके लिए कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय द रो -1 से डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा। यहाँ तक की बात हो गई। अब इसने आपको वैल्यू दे दी है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/5% के हिसाब से 3.84। कोई झगड़ा नहीं हुआ आपका। अब अगर आपको ये काई स्क्वायर टेबल में ढूंढना पड़ जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए, एक साइड में लिखे होंगे, फिर परसेंटेज देख लीजिए, ठीक, और उस परसेंटेज में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। नहीं तो आप अभी सर्च करके देख लीजिए, साथ ही साथ 2 मिनट का काम है। फटाक से डालिए काई स्क्वायर टेबल, फिर गूगल बाबा फटाक से आपको दिखा देंगे। जल्दी से डालिए, चलिए मैं भी डाल लेता हूँ, यही काम हो जाएगा। ओके, क्या सर्च करना था? काई स्क्वायर टेबल, CHI। मिली बच्चों? यस सर। यस हाँ सर। आप लोग तो, यस हाँ बेटा सर। देखो, उसमें ये वैल्यूज मिल रही हैं। सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे लगी हुई है आपके लिए, ठीक एकदम ऊपर, तो उसमें आप देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम यस 1। सर। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पर 5% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडिंग द क्रिटिकल वैल्यू 5% पर कितनी दे रहा है? 3.841 दे रहा है। यस सर। यस सर। तो यही इसने आपको यहाँ पे Yes, sir. डायरेक्टली दे दी 3.84। अब बोलता है कि अगर ये 2 हो जाए, ठीक है ना, डिग्री फ्रीडम 2 पे, तो नीचे देख लीजिए आपको छपा मिल जाएगा कि 5.991, इन्होंने आपको दे दी 5.99। ओके, यस सर। तो ऐसे बेटा अगर आपको टेबल कभी देखनी पड़ जाए तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, तो इतनी बात हो गई ओके हमारी सर। आपकी कि टेबल में कैसे देखना है, ये हम लोगों ने जान लिया। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज अगर गिवन नहीं है, कभी कभी तो गिवन होती है, अगर गिवन नहीं है, इस मैट्रिक्स फॉर्म में आपको दे दी जाए, तो आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को वर्कआउट कैसे करोगे ये भी हमने जान लिया। अब फार्मूला रन कैसे कराना है ये भी मैंने आपको बता दिया, और एक आपको तरीका इसमें दिख ही रहा है। तो इसके बाद अब आप देख लीजिए कि क्या वैल्यू आपको मिल रही है। फार्मूला रन कराने के बाद आपको मिली 428.57, ये मिली। तो अगर ये आपको मिली है तो काई स्क्वायर टेस्ट के हिसाब से सिग्निफिकेंस लेवल था आपका 3.841। तो जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की ये तो बहुत ज्यादा हो गई 3.841 से। ठीक, जब ये यस बहुत सर। ज्यादा हो गई है देन यू आर गोइंग टू रिजेक्ट इट। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। No, sir.
देखो बेटा, ये वाली थोड़ी सी एक मिनट की चर्चा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। काई स्क्वायर टेबल में जो आपको सिग्निफिकेंस वैल्यू मिलती है निकल के, इसके अंदर रीजन आना चाहिए, इसके अंदर आपका एक्सेप्टेंस रीजन है, इसके बियॉन्ड आपका एक्सेप्टेंस रीजन नहीं है। एक बात तो ये क्लियर आपको अच्छे से होनी चाहिए, ठीक? क्योंकि ये तो एक ही साइड फैली हुई है ना, तो अगर आपको जो वैल्यू मिल रही है तो वो तो आप इधर से बढ़े और जाके वहां रुक गए। कहाँ पर रुके हैं हम लोग? 3.841 पे। अब आपकी वैल्यू तो 428 पता नहीं कहाँ भाग गई, तो एक्सेप्टेंस रीजन में नहीं है, रिजेक्शन में। ठीक है, ये आपको ध्यान Yes, sir. रखना पड़ेगा इन द केस ऑफ द काई स्क्वायर टेस्ट। एक बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, एक क्वेश्चन आपके लिए इसमें नीचे लगा हुआ है, और एक किस तरीके से दूसरे फॉर्मेट में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस हिसाब से एक क्वेश्चन मैं आपको और देना चाहूँगा कि जिससे आपकी कभी भी कोई दिक्कत काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड बने नहीं। ये मेरी एक इच्छा है, तो जल्दी से एक क्वेश्चन आप देख लें। और यस, ओके, तो लिखिए फटाफट। एक क्वेश्चन हम लोग और लिख लेते हैं। ओके, इट इज रिवील्ड in case of the bus accidents which are occurred in a week, ठीक है, ये पाया गया कि जो बस के एक्सीडेंट होते हैं किसी रोड पर विद इन ए वीक, तो उसको आपको चेक करना है। ठीक, तो फटाक से आप दिन बना लीजिए, एक उस पर जल्दी से लिखिए फटाफट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे से शुरू करके संडे तक 7 दिन, और कितने कितने एक्सीडेंट हुए ये मैं अब आपको लिखा दे रहा हूँ। लिखिए, ऑन मंडे 14 एक्सीडेंट, ऑन ट्यूसडे 16 एक्सीडेंट, ऑन वेडनेसडे 8 एक्सीडेंट, ऑन थर्सडे 12 एक्सीडेंट, एंड फ्राइडे 11 एक्सीडेंट, एंड सैटरडे 9 एक्सीडेंट, एंड संडे 14 एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट्स हैं ऑन द डिफरेंट डेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर वीक। अगर आप में से किसी का नोट करने में कोई छूट गया है तो मैं लिखा दूं इसको दोबारा। यस सर। ओके, डेज लिखिए फटाक से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। नंबर ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑन द मंडे इज 14, 14, on Tuesday 1, 6, 16, on Thursday 1, 2, 12, and Wednesday 8, Friday 1, 1, 11, Saturday 0, 9, 9, and Sunday 1, 4, 14। ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब आपको चेक ये करना है whether these accidents are uniformly distributed at the significance level of 5%, कि क्या जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं ये क्या इनका व्यवहार समान है, समान रूप से बटी हुई हैं दिनों के बीच में। 5% के सिग्निफिकेंस लेवल के हिसाब से ये टेस्ट आपको करना है। यानी अगर किसी दिन कम हो रही है तो किसी दिन ज़्यादा हो रही है, तो एवरेज के हिसाब से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है ये टेस्ट से बताना है, एवरेज नहीं निकालना है। ठीक, तो आपको इसने क्या दे दिया है यहाँ पे? पहला जो इसने आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। जो डेटा आपको ये प्रूफ के साथ मिले कि ऐसा हुआ है, ऐसा हम देख के आए हैं, दैट इज एक्चुअल और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब आपको एक्सपेक्टेड बोल रहा है कि क्या ये बराबर से बटा हुआ है। ठीक, अगर ये बराबर से बटा हुआ है तो इसका पूरा टोटल निकालो। हाँ, निकाला, तो आप फटाक से टोटल निकालो, आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ फार्मूला रन कराना होगा, और उसके बाद 5% के सिग्निफिकेंस लेवल पर आप इजीली बता पाएंगे कि वेदर
हाइपोथेसिस आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक। हाइपोथेसिस भी इसमें बनेगी। हाइपोथेसिस क्या बनती है, हमेशा हाइपोथेसिस क्या बनती है कि दोनों के बीच में एसोसिएशन है, ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बनेगी हाइपोथेसिस। क्योंकि एक्सपेक्ट जो आप कर रहे हो उसी को तो प्रूफ कराना चाहोगे, एक्सपेक्टेड शुड बी यूर वांट टू बी प्रूफ, वो हमारा प्रूफ हो जाए। तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी इस केस में, वहां तो उन्होंने मैट्रिक्स की तरह दे दिया आपको, वहां की नल हाइपोथेसिस अभी मैं आपसे इसके बाद डिस्कस करता हूँ। तो इसके केस में आपकी नल हाइपोथेसिस बनेगी कि एक्सीडेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, नल हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेटिव क्या बनेगी कि नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड में आपको एवरेज निकालना है, सबका टोटल लगाओ फटाफट, 84 आना चाहिए और उसको डिवाइड कर दो 7 से, मतलब 12 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हर दिन की हो गई। हर दिन अगर 12 के एवरेज के एक्सीडेंट्स का रेट आ रहा है तो आप ये मान सकते हो कि हाँ ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप अपना टेस्ट लगा दीजिएगा इस पे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आप ढूंढ ही लेंगे, आपको बता ही दिया हमने, टेबल आपके पास है ही है। तो वैल्यूज आप इसमें ढूंढेंगे सेकंड क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ द टेबल, C1 माइनस R1 करके डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिलेगी, और उसके ऊपर 5% का सिग्निफिकेंस लेवल ढूंढना है आपको, वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। उस वैल्यू से आप अपनी टेस्ट स्टैटिक को मैच कराएंगे, अगर वो उसके रीजन में है तो आप बोल दो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, मतलब एक्सीडेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर वो नहीं हो तो आप बोल दो कि एक्सीडेंट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। अब Yes, sir. जो हमारा वो वाला क्वेश्चन था उसकी 2 मिनट की बात बची हुई है कि इसमें नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, पहला वाला। यस, नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, प्लीज नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी। आपको पता हो गया, मैंने एक केस से आपको समझा भी दिया, हल्का सा हिंट भी कर दिया, और पीछे भी आप हाइपोथेसिस पे काम कर चुके हो। तो जल्दी से मुझे बताओ कि ये जो केस है कि जिसमें दंडात्मक कार्यवाही का व्यक्ति के प्रमोशन के साथ संबंध है, इसमें नल हाइपोथेसिस क्या लें हम, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या रिजेक्ट कर रहे हैं। आपने बता तो दिया, आपने निकाला और इसने बता दिया कि इतनी वैल्यू आ रही है, ये इसके बहुत दूर है, तो क्या रिजेक्ट कर दिया आपने। और रिजेक्ट किया तो हम क्या समझे, हमको स्टैट्स नहीं आती, अगर जर्नल आदमी है और उसने ये डाटा देखा और कहा भैया बताओ, तो आपने कुछ अपना लगाया, बोला इसको रिजेक्ट कर दो, तो बोला किसको रिजेक्ट कर दें, इस संबंध है इनमें, इसको रिजेक्ट कर दें, कि इनमें संबंध नहीं है इसको रिजेक्ट कर दें, किसको रिजेक्ट कर दें। अच्छे से 1 मिनट आप सोच सकते हैं कि उस वाले केस में मैंने आपको क्या हिंट दिया था, या हाइपोथेसिस में पहले भी क्या हिंट आपको दिए हैं हमने कि नल हाइपोथेसिस क्या बनानी चाहिए, या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। हाँ जी, कुछ याद आ रहा है, कुछ लग रहा है, कमेंट पड़े, जल्दी से देखें, जल्दी बताओ यार, टाइम हो रहा है, फिर दूसरी क्लास होगी आपकी। अच्छा, गुड मॉर्निंग ही गुड मॉर्निंग पड़ी अभी तक, ओके। हाँ चलिए जल्दी से बताइए। Sir, expected frequency. अरे नल हाइपोथेसिस लेनी बेटा, अब हमको जो ये एक्सपेक्टेड है, ऑब्जर्व्ड है, ये तो सिर्फ एक तरीके हैं टेस्ट स्टैटिक तक पहुंचने के लिए। नल Yes, हाइपोथेसिस sir. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो बहुत सारी है हमारी, स्टेटमेंट लेना है ना, कि अगर ये आपके लिए, देखो उसने लिखा भी है, उसमें पढ़ लीजिए,
इस काई स्क्वायर टेस्ट जहाँ पर आपका पहला वो खत्म हो रहा है, जो बना हुआ है बॉक्स, उसके नीचे लिखा है कि यूज ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट टू फाइंड इफ देयर इज एनी एविडेंस टू सपोर्ट दैट देयर वाज एनी एसोसिएशन बिटवीन द डिसिप्लिनरी एक्शन एंड द प्रमोशन एक्सपीरियंस। इसमें काम आएगी ये। ठीक, तो हमने आपको बहुत शुरुआत की हाइपोथेसिस की क्लास में बताया था कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा वो बनती है जो रिसर्चर चाहता है कि ये हो, जिस चीज के लिए काम कर रहा है। Yes, sir. ठीक, और नल हाइपोथेसिस एक स्टेब्लिश वैल्यू को चैलेंज करता है। इसको पढ़ के आपको लग रहा है कि आप, ये रिसर्चर चाहता क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध है, इसकी जांच करना चाह रहा है, कि मतलब एविडेंस है, ये जानना चाह रहा है वो। तो अगर एविडेंस है के लिए जानना चाह रहा है तो उसका आंसर क्या चाहेगा वो, कि ये दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं। अगर ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, हो जाएंगे, तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है डिसिप्लिनरी एक्शन वर्सेस द प्रमोशन। तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इसको इसीलिए बोलते हैं कि टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब नल हाइपोथेसिस हमेशा इंडिपेंडेंट बनेगी, कि आपस में कोई संबंध नहीं है, आपस में कोई संबंध नहीं है, आपस में कोई संबंध नहीं है इस बात का कि इन दोनों में आपकी जो दंडात्मक कार्रवाई और प्रमोशन है इसके बीच में कोई रिलेशन है। ये नल हाइपोथेसिस है। अब जब ये रिजेक्ट हो जाएगी तो आप क्या बोलोगे कि दीज टू वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट बट डिपेंडेंट टुवर्ड्स ईच अदर। अगर ये डिपेंडेंट है तो देयर इज अ रिलेशन, कि जिन लोगों को, जो लोग गलतियां करते हैं, जिनको दंड दिया जाता है, उनका प्रमोशन कम होता है। क्लियर? बेस वही चलेगा Yes. कि जो चाहता है वो रिसर्चर कि ये हो, उसको अल्टरनेटिव में डालता है, जिससे कहने को ना रहे कि देखो भाई मैंने तो टेस्ट लगाया था, अब ये चीज रिजेक्ट हो गई तो मेरी मान ली गई, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ मेरी मानो। आप लॉजिक समझिए इसका, तो कभी नहीं भूलोगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कभी ये Yes, नहीं sir. कहता कि मेरी बात मानो, वो ये कहता है कि यार इनकी बात नहीं मानी गई, अब तो मेरी मान लो, ऑल्टरनेटिव। ओके, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास का टाइम भी काफ़ी हो गया है, और कल कोशिश करिए आप लोग जल्दी, जैसे हमारा टाइम जो है उसी समय आ जाइए। ठीक, कोशिश मैं भी करूँगा एकदम टाइम से Okay, जाऊँ, sir. तो उससे जो भी आगे की टॉपिक है वो बहुत तेज़ी से कवर अप हो जाए। इनको बेटा लगा के आज आप लोग ज़रूर भेजिए इन दोनों क्वेश्चंस को, और विथ योर स्टेटमेंट कि क्या नल आपने बनाई, क्या आपने ऑल्टरनेटिव बनाई। ठीक, और क्वेरी अगर आपके पास कोई आ Okay. रही है विद इन ए मिनट आप उसको पूछ लीजिए फटाक से, इफ देयर इज एनी क्वेरी। If there is any query regarding today's session, No, sir. okay, then thank you very much. Thank you all of you. Have a nice day.